गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चंस जो उन बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो अथवा सीटेट, जेटेट, एसएससी, रेलवे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और टॉपिक आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, इससे संबंधित हम लोग कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किए हैं। तो ध्यान रहे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ध्यान रहे, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री की सारी क्वेश्चन, सारे टॉपिक वाइज वहाँ पर मिल जाएगा और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन, who used Hooghly as a base for piracy in the Bay of Bengal, अर्थात बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती का उपयोग ये कौन करता था, तो ये पुर्तगाली करता था। ध्यान रहे, ये कौन करता था, ये पुर्तगाली करता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको एक्सप्लेन देखते हैं इसका। पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे और यहाँ पर उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अनुमति से 1580 में अनुमति मिलती है से एक कारखाना की स्थापना किया था और जो व्यापारी का प्रमुख केंद्र था। बाद में हम लोग देखते हैं मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में पुर्तगाली व्यापारियों के केंद्र हुगली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया। क्यों बनाया गया था, क्योंकि हुगली को समुद्री डकैती हेतु प्रयोग करता था, इसलिए यहाँ से खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की। तो ध्यान में रहे, बंगाल में जो फैक्ट्रियां हैं उसमें पुर्तगालियों द्वारा कौन स्थापित है, और यह है आपका हुगली। ये हुगली जो है ये पुर्तगाली द्वारा स्थापित है। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली द्वारा कौन है, तो ये हुगली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है उसे आपको अल्बुकर्क को माना जाता है। किन्हें माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रांसीसी डी अल्मेडा के बाद फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। कब आते हैं ये, तो 1509 में वायसराय बन करके आए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपको अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, ये इंपॉर्टेंट है आपको, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के लिए के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपको पुर्तगालियों ने गोवा को कब छीना, तो 1510 में। किससे छीना, तो आपका बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में इन्होंने आपको भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहन किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर था। यानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये बम्बई जो है वो पुर्तगालियों के अधीन रहता है, बाद में अंग्रेजों को सौंपा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बी आंसर सही होगा। यानी पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से आपको चार्ल्स द्वितीय का विवाह होती है, जिसमें बम्बई को दहेज स्वरूप आपको पुर्तगाली ने आपका अंग्रेजों को दे दिया। अब ये जो है आपको चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने आपको कुछ किराया लेकर के जो सो कंपनी को दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर आपका पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, जिसमें पुर्तगालियों ने 1661 में इंग्लैंड के राजा द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज स्वरूप दिया गया था। 1668 में चार्ल्स ने
आपको बम्बई द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। ध्यान रहे, बम्बई पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था, बाद में उसे दहेज स्वरूप आपका अंग्रेजों को मिला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को आपको पुर्तगालियों से लिया। ये हम लोग देख लिए, किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों से लिया, पुर्तगालियों से लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में दिए आंसर को सही कीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, तो पहला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पहली की बात किया जा रहा है, पुर्तगाली थे। वहीं पर पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। बिल्कुल ये गलत है। आपका अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। अर्थात केवल एक ही सही है। कूट को हम लोग देखते हैं क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगी ए। यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल एक आता है। चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन था? तो वह था आपको पुर्तगीज, जबकि द्वितीय शक्ति कौन था? डच था। ध्यान में रखिएगा, प्रथम शक्ति पुर्तगीज था जिन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया। वही दूसरी शक्ति कौन है? तो डच है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया, किंतु 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत उसे फ्रांसीसियों को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन था? यानी भारत में मुद्रालय लाने वाले, और यहाँ पर कहा जा रहा है हु वेर द फर्स्ट टू ब्रिंग द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले प्रथम कौन थे? तो यह थे आपको पुर्तगीज ने ही भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है वह लाया। प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने शुरुआत किया? पुर्तगालियों ने शुरुआत किया, और यह शुरुआत होती है 1556 में। गोवा में प्रथम मुद्रालय की स्थापना होती है, तो यह भी देख लीजिएगा 1556 में। कहाँ पर? आपको गोवा में। प्रारंभ में ये केवल बाइबिल धर्म ग्रंथों की प्रतियों को छापते थे, परंतु बाद में हम लोग देखते हैं यह भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन बंगाल में 1780 में होती है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में अनेक फसलें भी लाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से तंबाकू, मिर्च, अनानस, पपीता इत्यादि थे। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि आपका पपीता, अनानस ये सभी कहाँ से कब लाए, ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? कौन सी एक फसल? अफीम हो गया, कॉफ़ी हो गया, पान हो गया, आपका मिर्च हो गया। इसमें से हम लोग देखते हैं तो कोई एक की बात किया जाता है, तो इसमें आपका चिल्ली जो मिर्च है वह पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया जाता है ये फसल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसमें क्या है स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, क्या कथन है। पहला है आपका 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। दूसरा, प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। तीसरा हम लोग देखते हैं उनके पास कोचिन द्वीप और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। और फोर्थ हम लोग देखते हैं किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित था। ये हम लोग किसके संबंध में देख रहे हैं? तो ये पुर्तगालियों के संबंध में हम लोग देख पाए। और इसमें हम लोग कुछ कूट में दिया हुआ आंसर को हम लोग देखते हैं, और ये हम लोग देखते हैं आपका 1 2 3 1 हम लोग राइट आंसर ये देखेंगे। ये देखते हैं राइट आंसर हो गया आपका 1 हो गया, अर्थात 1 2 3 ये तीनों सही है। थोड़ा सा हम लोग एक्सपीरियंस समझते हैं और यहाँ से तथ्य को हम लोग जानेंगे। क्या है? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम आगमन वास्को डिगामा के रूप में 1498 में हुआ। ध्यान में रखिएगा। उन्होंने अपना प्रथम कारखाना 1503 में कोचीन में स्थापित किया। 1510 में गोवा
और 1535 में दीव इत्यादि स्थानों पर अपनी कारखाना स्थापित किए। वहीं पुर्तगालियों ने 1661 में बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। इसके पहले बम्बई जो है एवं पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूट दी थी। इस प्रकार 1, 2, 3 कथन आपका सही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपका कूट में आंसर देना है। देखिए ये कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है दादर और नागर हवेली जो 1961 में भारत का इतिहास बने पर पुर्तगालियों का शासन था, ध्यान में रखिएगा। वहीं दूसरा हम लोग देखते हैं पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था। पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली। और इसके बाद कूट में आंसर देना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो राइट आंसर हम लोग देखते हैं तीनों सही हो जाएगा आपका। 1, 2, 3 तीनों सही है। अर्थात हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या है, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन भारत के स्वतंत्रता के पश्चात 1961 तक था। ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता 1947 में मिली, लेकिन हम लोग देखते हैं गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन आपका 1961 तक था। और इस क्षेत्र में पुर्तगालियों द्वारा को मुक्त कराने हेतु भारत को स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखना पड़ा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। और हाल में हम लोग देखते हैं ये गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। 30 मई 1987 को 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। और हाल के दिनों में हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव, दादर नगर हवेली को मिला करके एक संघ शासित बना दिया गया। इसके पहले आपको दमन, दीव और आपको दादर नगर हवेली दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज था। वहीं पर हम लोग देखते हैं आगे। अब इसकी राजधानी दमन है, जो दोनों को मिलाया गया। उसमें से राजधानी किनको बनाया गया, तो राजधानी जो सो दमन को बनाया गया। वहीं पर पांडिचेरी और चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था। 1949 को फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर का शासन भारत सरकार को सौंप दिया 1949 में, 1949 में। वहीं पर अक्टूबर 1954 को पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विलय कर दिया गया। और नवंबर 1954 में फ्रांसीसियों और भारत सरकार के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसके बाद पांडिचेरी को स्वतंत्र भारत के साथ एकीकृत कर लिया गया, यानी मिला लिया गया। तो ये कुछ कथन देखे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। तो यह हम लोग देखते हैं पुर्तगीज। देखिए पुर्तगाली एक ऐसी यूरोपीय कंपनी था जो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे बाद में यह यहाँ से जाते हैं। ये पुर्तगीज है। चलिए आपको एक बता दें आपको, अगर यदि आप झारखंड में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह जेपीएससी हो, जेटेट हो, अथवा हम लोग झारखंड पुलिस देखेंगे, दारोगा देखेंगे, कछवाल देखेंगे, अथवा अन्य एग्जाम जिसमें आपको खोटा भाषा एवं साहित्य को शामिल किया गया है, तो इसके लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है संस्थान में। तो आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन उम्दा किस्म की क्लासेस है, जो उस वैसे बच्चे जो आपको खोटा में आपको मैक्सिमम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो मेंस की एग्ज़ाम हो या प्रीलिम्स की एग्ज़ाम से, हम एकदम बारीकी से आपको पढ़ाएंगे। तो आप निश्चित रूप से आप इस दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, अथवा प्ले स्टोर में जाइए और समीक्षा क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद भी
कौन सा भाग आपको पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? तो ये गोवा था, गोवा था, पुर्तगालियों के अधीन बना ही रहा। ये हम लोग देखते हैं बहुत बाद इनको स्वतंत्र कराया गया। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे वह कौन थे? आपको कूट में देना है, दादर तथा नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप। इसमें आपको कूट में देना है, कूट में आंसर देना है। और ये हम लोग देखते हैं, देखिए आपका दादर नगर हवेली और आपका दमन द्वीप, ये ध्यान में रखिएगा। 1 और 4 राइट आंसर होती है, 1 और 4, जिसमें हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा? तो आपका दादर एवं नागर हवेली और आपका दमन एवं द्वीप, ये पुर्तगालियों के अधीन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? देखिए आपका भारत के साथ व्यापारियों के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश। इसमें हम लोग बात करते हैं डच। डच जो है सो आपको संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट किया था और भारत में व्यापार के लिए कंपनी बनाया था इन्होंने। कौन थे आपका? तो वह आपका डच की बात करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हम लोग डच की बात कर रहे हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डच हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, चूंकि बैक हो गया। हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 29। एक सेकेंड, चलिए ये 29 रहा। ये 29 हम लोग बात कर रहे थे इसमें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एक सेकेंड, चलिए ये क्या है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाता है आपका डच हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? डच हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये ड है। थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए मार्च 1602 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम डच, हॉलैंड के निवासी थे, डच संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए आपका अधिकार देते हैं आपको भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ध्यान में रखिएगा कितने वर्ष के लिए? तो आपका 21 वर्ष के लिए आपका। इसमें हम लोग देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम फिरंगिंदे ऑस्ट इंडीज कंपनी रखा गया। डचों ने मछलीपट्टनम 1605 में अपनी कंपनी स्थापना किया, पुलिकेट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, करीकाल में 1645, चिंसुरा में 1653 और नागपट्टनम 1650। भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, बालासोर इत्यादि स्थानों पर अपनी व्यापारिक अड्डा स्थापित किया और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1616 में स्थापित हुई। डेनिश जो है 1616 में स्थापित होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हम लोग बात करते हैं आपका बंदेल हो गया, चिंसुरा हो गया, हुगली हो गया और आपका श्रीरामपुर। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चिंसुरा। देखिए चिंसुरा जो है
वह जो सो स्थापित किया गया था आपको डेनिश के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, डेनिश चिंसुरा जो है वह आपका डच के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? कौन सा स्थान पर? तो ये हम लोग बात करते हैं आपका नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे जगहों पर जो सो डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, आपको जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं अथवा जेएसएससी, दारोगा, झारखंड पुलिस, तो आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं अथवा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे जो प्रैक्टिस आपको डे टू डे मिलता रहेगा और जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी एक तरह से रामबाण साबित होगी। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अथवा आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो डच लोगों ने किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया? तो यहाँ पर पुलिकट हो गया, मछलीपट्टनम हो गया और नागपट्टनम, और ये सभी सारे आंसर सही है। सारे बंदरगाहों का प्रयोग जो सो किया था। यानी व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर डच भी भारत आए। उन्होंने भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम मछलीपट्टनम में, ध्यान में रखिएगा, डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ये था आपको मछलीपट्टनम ने 1605 में, वहीं पुलिकट 1610 में, ध्यान में रखिएगा। सूरत में जो सो 1616 में स्थापित किया और वहीं पर भीमलीपट्टनम जो है सो 1641 में स्थापित किया। नागपट्टनम 1650 में प्रारंभ किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया? देखिए बेदरा की युद्ध जो होती है वह एक तरह से निर्णायक लड़ाई होती है और इस युद्ध में डचों को यहाँ से पलायन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देखेंगे बी होगी। बेदरा की लड़ाई में आपको अंग्रेजों ने डच को जो सो पराजित कर दिया और हमेशा के लिए भारत से जो सो क्या कहते हैं, खदेड़ दिया। देखिए डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में लड़े गए बेदरा की युद्ध में अंग्रेज जो सो विजय हुआ। 1759 ध्यान में रखिएगा, डच और अंग्रेज के बीच होती है, जिसमें डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण बहुत सारे थे, जिसमें से हम लोग देखते हैं आपको सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी कर्मचारी। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया था। देखिए यहाँ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 में आपको फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, जिसकी डच जो सो पुर्तगालियों को कभी पराजित किया था और वहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। कहाँ? कोची में। बाद में बेदरा की लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेजों ने उसको यहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है आपका कोची, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा, चूँकि अभी हम लोग देखें कि आपका 1759 में आपको डच को यहाँ से पराजित किया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम की स्थापना किया, जो बिल्कुल ये सही है आपका, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर देखिए कंपनी पूछी जा रही है, ध्यान में रखिएगा। कंपनी अगर सारे जो यूरोपीय कंपनी आया वह ध्यान में रहेगा तो ये आंसर सही होगी। आंसर होगी आपका लिवेंट कंपनी। ये जो कंपनी थी ये पुर्तगाल की कंपनी थी, पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी। तो यही कंपनी भारत में आपको व्यापार करने के लिए आया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट, ये ब्रिटिश की बात किया जा रहा है। देखिए हम लोग पुर्तगाल की नहीं बात करेंगे, ब्रिटिश की बात करेंगे। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार आपको लिवेंट कंपनी को प्राप्त होता है। 1553 में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था और पूर्व से मसाले हासिल करने के लिए लिवेंट कंपनी को 2 असफल प्रयास कर चुकी थी, यानी लिवेंट कंपनी को प्रथम बार दिया गया था। बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। देखिए लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उसमें भारत में जो है सो आपका अकबर शासक था। कौन था आपका अकबर। चूँकि ये हम लोग देखते हैं 1599 1600 में इस कंपनी की स्थापना होती है और उसमें भारत का शासक कौन होते हैं, अकबर होते हैं बादशाह अकबर। देखिए 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था जबकि इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड का शासक आपका एलिजाबेथ। देखिए ये एलिजाबेथ यहाँ पर वहाँ के शासक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए ये जो शासक होगा वह होगा आपको जहांगीर के समय हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना किया। चलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलेगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है आपका मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया, तो यहाँ 1611 में। ये ध्यान में रखिएगा प्रथम था लेकिन अस्थायी था। बाद में हम लोग देखेंगे आपको स्वाली यानी सूरत नामक स्थान पर आपको 1612 में पराजित किया। किसको, आपको अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को जब पराजित कर दिया तो पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित किए जाने पर के कारण जहांगीर द्वारा 1613 में सूरत में अंग्रेजों को प्रथम अस्थायी कारखाने खोलने की अनुमति दे दिया। अब देखिए यहाँ पर युद्ध होती है आपको अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। फलस्वरूप जहांगीर ने उन्हें आपको कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दिया। और हम लोग देखते हैं कारखाना की स्थापना हेतु ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने एक दूत के रूप में भेजते हैं 1608 में, जिसका नाम होता है विलियम हॉकिंस। और वह जो सो आपको जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। हॉकिंस ने अंग्रेजों के सूरत में बसने की आपका आवेदन दी। हालांकि जो सो जहांगीर ने उसका स्वीकार करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं पुनः जो सो आपको चूँकि अंग्रेज और आपका पुर्तगाल के बीच यहाँ पर एक दुश्मनी रहती है, तो उसके आपका शिकायत पर आपको हॉकिंस का आवेदन मंजूर नहीं हो सका। इसके पश्चात पुनः जेम्स प्रथम ने आपका 1615 में सर टॉमस रो, ध्यान में रखिएगा, को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा। यद्यपि टॉमस रो ने फरवरी 1619 में भारत छोड़ा, लेकिन इससे पहले अंग्रेज ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच में अपनी कोठियां स्थापित कर चुका था। ध्यान में रखिएगा। यानी आया कब, तो आपका कंपनी स्थापित हुई अकबर के समय, प्रथम व्यापारी जहांगीर के समय, और दो राजदूत आया, एक आपको हॉकिंस, एक सर टॉमस रो, दोनों आपको जेम्स प्रथम के राजदूत थे। नेक्स्ट हम लोग 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली, तो 1613 में हम लोग देखते हैं सूरत में आपका अंग्रेजों को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। कब, 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो पहला व्यापारिक केंद्र हम लोग बात करते हैं सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने प्रथम जो सो फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो यह हम लोग देखते हैं व्यापार केंद्र आपका सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पर, सूरत में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाने लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से दिया था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता के कारण। आपका पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, और अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी क्या है,
तो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए करने के कारण आपको जहांगीर ने आपका अंग्रेजों को 1613 में सूरत में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में प्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में प्रथम कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया। ऑलरेडी इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कब किया? 1613 में। चलिए अंग्रेजों ने करता है प्रथम कारखाना स्थापना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? देखिए प्रारंभिक दौर में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वह थी आपका सूरत में। ध्यान में रखिएगा सूरत में। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं बम्बई की ओर बढ़ेंगे। बम्बई को पुर्तगालियों से लेंगे 1668 में। फिर हम लोग मद्रास देखेंगे, फिर बंगाल पहुंचेंगे और धीरे धीरे भारत को उपनिवेश के रूप में स्थापित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग सूरत देखेंगे। आपको ये कौन था? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहा गया इसे। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी पश्चिमी क्षेत्र में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को आपको स्वाली के स्थान पर हराया था? तो अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को हराया था तो हम लोग थॉमस बेट, ऑलरेडी अभी हम लोग चर्चा किए थे। थॉमस बेट एक अंग्रेज अधिकारी है। अंग्रेज अधिकारी ने आपका पुर्तगालियों को कहाँ हराया था? तो वह नाम है आपका, ये देखिए स्वाली। ये स्वाली सूरत ही है। सूरत वहाँ का एक तरह से कहा जाए पुराना नाम कहा जाए, स्वाली नाम था। यहीं पर आपको पुर्तगालियों को हराया था आपको थॉमस बेट ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है आपको? सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। वहीं पर दूसरा हम लोग बात करते हैं तो अनुमति पहले ही देखिए हम लोग देखते हैं। ये एक ये जो है सो आपका गलत होगा, चूंकि आपको टॉमस रो 1616 में भारत आते हैं और 1619 तक रहते हैं। कंपनी सूरत में स्थापना कब होता है? तो 1613 में होती है। तो ये आपका गलत हो गया। पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल ये सही है आपका। वहीं कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा किया था। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर 2 और 3 जाएगा। 2 और 3 ये ध्यान में रखिएगा। कश्मीर की यात्रा पर आपको फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा किया था, अकबर के साथ गया था और पुर्तगालियों के उकसाने पर हम लोग हॉकिंस ने आपको आगरा से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट हम ये थोड़ा कुछ एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की यात्रा पर अकबर के साथ फादर आपको मॉन्सरेट ने यात्रा की। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुंचा। आगरा में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रभावित होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 मनसब और जागीर प्रदान किया था। ये ध्यान काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है कितनी क्या क्या दिया। तो 400 मनसब, किंतु शीघ्र ही पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के कान भरने के कारण यानी वहाँ पर उनको भड़का दिया गया था के कारण जहांगीर ने हॉकिंस सहित अंग्रेजों को आगरा से बाहर निकालने की आदेश दिया था। सर टॉमस रो 1615 से 19 तक भारत में रहा था। जहांगीर से उसे कोई व्यापारिक संधि करने में सफलता नहीं मिली और लेकिन गुजरात के सूबेदार खुर्रम ने उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दिया था। ध्यान में रखिएगा आपको खुर्रम ने दिया था। खुर्रम जो उसके पुत्र शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक थे? तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक है। जॉब चार्नक ने कलकत्ता के स्थापना किया था। किसने किया था? तो जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना किया था। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। ध्यान में रखिएगा कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की अस्तित्व में आई। किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो फोर्ट विलियम की आपको 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। ये कहाँ होती है?
ये कलकत्ता में होगी, ध्यान में रखिएगा। हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन देखेंगे। फोर्ट विलियम 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको निमंत्रित किया। किसने निमंत्रित किया? तो इब्राहिम खां। ये कौन था? बंगाल का नवाब। कब? 1690 में। 1691 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित, देखिए टैक्स रहित व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश कंपनी को दिया। आपको जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने 1696 में सुतानाती की किल्लेबंदी करके और 1200 रुपया का भुगतान करने पर कंपनी ने 3 गांव सुनाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त किया। तो ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका शोभा सिंह से आपको 3 गांव सुतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर आपको 1200 रुपया भुगतान करने पर यहाँ की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। 1700 ईस्वी में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंसी और काउंसिल के अधीन हो गई और यहाँ एक नई किल्लेबंदी की गई। बस्ती को फोर्ट विलियम और नगर कोलकाता कहलाने लगा और फोर्ट विलियम के निकट ही एक दुर्ग का निर्माण ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने करवाया। तो इस प्रकार ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश स्वाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कलकत्ता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन में से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ? तो यह सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर। ध्यान में रखिएगा, ये 3 गांव है, इसी से मिलकर आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होती है। ये कौन सा होती है? यानी ये हम लोग देखते हैं सुतानाती, कोलिकाता और आपका गोविंदपुर, ये 3 गांव मिला करके कलकत्ता की नींव रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? मद्रास, मछलीपट्टनम, ओडिशा, कलकत्ता। फोर्ट विलियम की स्थापना आपको कलकत्ता में हुई है। कहाँ पर हुई है? फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में हुई है, 1700 ईस्वी में हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1690 में जॉब चार्नक द्वारा 1690 में सुल्तानाती आया और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र बना। चलिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया, बिल्कुल नहीं किया था। तो इस प्रकार हम लोग केवल एक आंसर जाएंगे, एक आंसर सही होगा और आंसर ये आपका सही होगा। अथवा जॉब चार्नक ने 1690 में कलकत्ता की स्थापना करते हैं, जो बाद में अंग्रेजी साम्राज्य का केंद्र बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुई थी? कर्नाटक युद्ध जो है किनके बीच हुई थी? तो यह जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक युद्ध आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। फ्रांसीसियों के बीच ये कर्नाटक की 3 युद्ध होती है और तीनों युद्ध की यहाँ पर सामान्य हम लोग चर्चा करते हैं कि कब हुई, ये हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपना भाग्य आजमाना शुरू किया और इस संघर्ष की शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में हुई और जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका यह युद्ध जो होती है 1746 से 1763 तक चलती है, जिसमें प्रथम युद्ध आपका 1746 से 48 होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपको, प्रथम युद्ध कब हुई? तो 46 से 48 हुई, जिसके 3 प्रमुख कारण थे। 3 का प्रमुख कारण क्या क्या थे? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न, यानी यूरोप में आपस में दोनों लड़ते थे, तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है लड़ना, तो यहाँ पर भी लड़ गए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अमेरिका में उपनिवेश विस्तार के लिए संघर्ष चल रहा था। उन लोगों ने अमेरिका में भी अपनी विस्तार चल रहा था, वहाँ पर संघर्ष चल रहा था। दोनों शक्तियाँ भारत में व्यापारिक स्वामित्व चाहती थी। इन 3 कारणों के कारण आपको प्रथम कर्नाटक का युद्ध होती है। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक होती है। पहला 1646 से 48, दूसरा हम लोग देखते हैं 49 से आपका 54। और हैदराबाद मुख्य कारण क्या था? तो हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकारी का प्रश्न
और अंग्रेजी और फ्रांसीसी की बढ़ती शक्ति। देखिए हम आपस में यहाँ पर राजा लड़ते थे ना, तो इसका फायदा उठाते हुए यूरोपीय कंपनी ने, अंग्रेजों ने किसी एक का सपोर्ट किया, दूसरी कंपनी ने किसी और का, और यहाँ पर दोनों लोग यहाँ पर जंग लड़े। हमको मोहरा बनाकर यहाँ लड़ा जाता था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में होती है। इस युद्ध का मुख्य कारण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी जा रही सप्तवर्षीय युद्ध, तो वहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पर भी लड़ाई हो गई, और यह था कर्नाटक की तृतीय लड़ाई 58 से 63। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण थी। तो हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की मूल राजनीति में अंग्रेजों फ्रांसीसियों की भागीदारी नहीं। अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर निकालने के लिए फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो इसका राइट आंसर डी हम लोग देखते हैं, डी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी होगा। ऑलरेडी अभी हम लोग चर्चा कर लिए थे कि आपका यूरोप में प्रतिद्वंदिता के कारण भारत में जो सो इन लोगों के बीच यहाँ पर संघर्ष हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण के रूप में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स ला सापेल। देखिए एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक्स ला सापेल जो हुई थी 1748 में हुई, और इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। और साथ में हम लोग देखेंगे आपका अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये दोनों सही है। एक्स ला सापेल संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला सापेल संधि के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये वांडीवास की युद्ध जो सो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास की युद्ध होती है, वांडीवास की युद्ध होती है। और इसमें हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से निकाल दिया। देखते हैं वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में होती है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे, सर आयरकूट। वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दा लाली कर रहे थे। काउंट लाली आपको फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व और सर आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट लाली ऑलरेडी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। काउंट लाली जो अंग्रेजी सेनापति सर आयरकूट के हाथों पराजित हुआ था, सर आयरकूट के हाथों पराजित हुआ था, ये आपको काउंट लाली आपको फ्रांसीसी सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण किया, निर्णय कर दिया? तो ये वांडीवास का युद्ध 1760 में होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं आपको फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण कर दिया और उनको भारत से खदेड़ दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित सही है? बक्सर का युद्ध आपको मिर्जाफर विरुद्ध क्लाइव था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। चिलिया वाला का युद्ध आपको डलहौजी विरुद्ध मराठे था। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध आपको ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध था आपको वांडीवास का युद्ध, ध्यान में रखिएगा। आपका राइट आंसर बी होगी, ये आपका सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट हम लोग वांडीवास का युद्ध 1760 में आपको कंपनी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यानी यहाँ पर सी हम लोग देखेंगे, सी। वांडीवास की युद्ध में आपको ब्रिटिश ने आपको फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी को
पराजित किया। ये हम लोग राइट आंसर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में? तो भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, फिर हम लोग देखेंगे आपका पुर्तगालियों के बीच घटते संसाधन, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। ये हम लोग डी पर जाएंगे। डी राइट आंसर होगी। डी राइट आंसर होगी। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन जानते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखते हैं। इंपॉर्टेंस ये है, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलता पाने के लिए अपने नौसेना संसाधन में वृद्धि की, और पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में आपको पुर्तगालियों की अलोकप्रियता, उनके बढ़ते संसाधन और अंग्रेजों नाविक की शक्ति प्रमुख कारण था। तो पुर्तगाली जो सो यहाँ पर अलोकप्रिय हो गया। साथ में हम लोग देखते हैं उनके संसाधन और अंग्रेजों की जो सो नाविक शक्ति की प्रमुख योगदान रही। 1627 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित कर लिया, तो एक मजबूत स्थिति में आ गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था? तो भरूच था, चिरकोल था, चिक्काकोल और तिरुचिनोपल्ली और कुट में हम लोग को आंसर देना है। आपका केवल एक सही है, केवल एक दो सही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे भरूच। यहाँ पर 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक यानी चौथी शताब्दी दशक तक हम लोग बात करते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना कहाँ स्थित था? तो आपको भड़ोच में स्थित था, केवल यहीं पर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रास में जो कंपनी के जो अधिवास था उसे हम लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंग्रेज यहाँ पर जो था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और फोर्ट विलियम कहाँ था? फोर्ट विलियम कलकत्ता में थी अंग्रेजों की। फोर्ट विलियम कलकत्ता में थी। देखिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज आपको बंगाल खाड़ी की तट पर जो सो आपको मद्रास में शहर में स्थित था, और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639-40 में बनाया था। यह किला भारत में अंग्रेजों का प्रथम आधिपत्य माना जाता है। ये किला के रूप में जो सो आपको सेंट फोर्ट जॉर्ज ही था, और बाद में हम लोग देखते हैं कलकत्ता में स्थापित हुई आपका ये। नेक्स्ट हम लोग सेंट फोर्ट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित था? तो ऑलरेडी हम लोग देख पाए तमिलनाडु में स्थित था। कहाँ था स्थित? तो यह हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में स्थित था। ये हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में। तो चलिए यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख पाए। कुछ क्वेश्चंस और इसमें बचे हैं जिससे हम लोग जो पुर्तगालियों का भारत आगमन जो है अथवा यूरोपियनों का भारत आगमन, उससे सारे जो सो क्वेश्चंस यहाँ से देख लीजिएगा तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।